Hello all of you. Today we will going to study class 12 physics part 20. In this part we will going to cover total internal reflection. ठीक है, तो आप ये जानते हो कि बहुत सारे पोर्शन जो है वो इरेज कर दिए गए हैं, मतलब 30% कम कर दिया गया 12 से। तो उसमें रिफ्लेक्शन भी है। रिफ्लेक्शन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं वो है, बट रिफ्लेक्शन पढ़ना ज़रूरी था, पूरे रे ऑप्टिक्स को समझने के लिए वो पढ़ना ज़रूरी था। ठीक है, तो अब हम लोग सिलेबस का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द definition of total internal reflection is that when ray light goes from denser medium to rare medium and the incident angle of the ray light is greater than critical angle, then the light reflected back into the first medium or denser medium. This phenomena is known as total internal reflection. क्लियर? यहाँ पर क्या है कि हम लोग दो मीडियम लेंगे। चलो समझते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर हमने सपोज कर लो वाटर ले लिया, दिस इज वाटर, और यहाँ पर है एयर। तो दो मीडियम हो गया, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड। द फर्स्ट मीडियम इज रेयर मीडियम एंड द सेकेंड मीडियम इज डेंसर मीडियम। इसको ध्यान समझना, बहुत सिंपल है। ये दो मीडियम का इंटरफेस हो गया। चलो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ओ, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रे लाइट हम बाहर से देख रहे हैं, तो रे लाइट कहाँ से जाएगी? ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ। तो फर्स्ट रे लाइट ये गई, ठीक। यहाँ पर हम क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल, ये फर्स्ट केस है। नॉर्मल ड्रा की, इंसिडेंट एंगल, दिस इज एंगल आई। यहाँ पे हमने इंसिडेंट एंगल कितना लिया? आई। What is the angle of reflection? The angle of reflection is greater than the angle of incidence because the ray light is goes from denser medium to rare medium. Then the refracted light is go away from the N1 normal. तो नॉर्मल से कहाँ जाएगी? दूर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर? इस कंडीशन में आप ये देखिए कि I इज लेस देन R। I क्या है? R से छोटा है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज कर दें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्नेल्स लॉ भी यही कहता है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तब जब लाइट कहाँ से जा रही है? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा। अगर ये 5 है तो सपोज करो 10 आया, अगर इसको हम 20 कर दे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा। तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, ऐसा पर्टिकुलर एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री। थी हम सेकेंड रे लाइट लेते हैं, ऐसा एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना लेना है हमको? 90 डिग्री। ये N2 है, यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, ये टोटल 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल IC। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल IC। द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction is 90 degree during light goes from denser medium to rare medium is known as critical angle। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कैसे कहते हैं? क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है और एक सिचुएशन में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगी। और उस जिस एंगल पर ऐसा होगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम। अब देखो, जो एंगल जिस मीडियम में बनेगा उसी का कहा जाएगा। ठीक, तो जैसे ये मीडियम सेकेंड है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेंगे N2, मीडियम फर्स्ट का N1। ठीक है, तो ये
क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम, इंसिडेंट एंगल ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रेयर मीडियम, 90 डिग्री रेयर मीडियम का एंगल है। क्लियर। अब देखो अगर हम और कुछ ऐसा करें, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इंसिडेंट एंगल और ज़्यादा इंक्रीज कर दें क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा, तब यहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट लेंगे, देखो ऑब्जेक्ट से लाइट गई, यहाँ पर हमने ड्रा किया नॉर्मल, दिस इज एंगल आई ही ले लें या कुछ और ले लें, चलो आई ही लेते हैं यहाँ पर जैसे ही, लेकिन ये आई जो है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। ठीक, आई, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको मिलेगा सेम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, आर, दोनों इक्वल होंगे, क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। यहाँ पर आई इज ग्रेटर देन आई सी, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर दो चीज़ें जानने को मिली, फर्स्ट क्या, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेकेंड व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन इंसिडेंट एंगल ऑफ रे लाइट is greater than the critical angle and light goes from denser medium to rare medium, then it totally reflected back in denser medium. This phenomena is called total internal reflection. Clear? First, अब ये केस क्या है, the angle of incidence in denser medium at which the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle IC. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, करें। तो अब देखो बाय स्नेल्स लॉ, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, एक फार्मूला हमको मिलेगा बाय स्नेल्स लॉ। यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, लाइट कहाँ जा रही है, लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मीडियम सेकेंड टू मीडियम फर्स्ट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, पहले हम लिखते थे 2 1, लेकिन यहाँ पर होगा 1 2। देखो लाइट गोज फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, ध्यान देना है पर 2 to 1, क्योंकि लाइट कहाँ जाती है, उल्टा 2 to 1, तो लाइट गोज फ्रॉम 2 to 1। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। क्लियर, इज इक्वल टू साइन आई, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन आर, ये होता है। बट हम किस 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 कंडीशन पर अप्लाई करेंगे, ये लॉ हम अप्लाई करेंगे सेकेंड कंडीशन पर। तो इस चीज़ को हम इन्वर्ट कर दें अगर 1/n/1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, IC, साइन IC डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n/1 इज इक्वल टू साइन IC, या फिर n/1 इज इक्वल टू 1/sin IC। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम, या n/1 इज इक्वल टू 1/sin IC। अब इसको रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अब देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, रिलेशन क्या ही होता है ना, n/1 इज इक्वल टू n2/n1, द वैल्यू ऑफ n1 इज 1, यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि क्या है, एयर है। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम कितना एज्यूम कर लेंगे, केवल n लिख देंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी n/1। ठीक है, तो n/1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरीके से फार्मूला रिमेंबर याद रखेंगे, n इज इक्वल टू 1/sin IC। क्लियर, इससे याद रखने में आसानी होगा, बस आपको अपने दिमाग में ये बात याद रखनी है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और IC इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए फार्मूला याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ।
ठीक है, अगर ड्रा करना होगा आप वीडियो पॉज करके इसको ड्रा कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ TIR लिख देते हैं डायरेक्ट, लंबा नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वास्तव में यहाँ पर होता क्या, रिफ्लेक्शन यहाँ बड़ी थी, ये एक अजीब फिनोमेना है इसमें कि लाइट जो है डेंसर से रेयर में जा रही है लेकिन जा नहीं पा रही है, रिटर्न होकर किस में रह जा रही है, डेंसर मीडियम में। ठीक है, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए फिर इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है स्पार्किंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अभी देखो जब से हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट किए हैं, सॉरी रिफ्रैक्शन, तब से हम लोग सिलेबस की चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड में आएगा, डेरिवेशन आ सकता है, थ्योरी न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। और इससे पहले जो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे वो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा, चाहे आप नीट दो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दो या फिर किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी दो, तो उसमें आपको मिलेगा और समझने के लिए वो ज़रूरी था। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, तो डायमंड क्यों चमकता है ये देखेंगे। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n = 2.45 के आसपास होता है या इससे भी ज़्यादा होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं 44 लिख दे रहा हूँ, 2.44 होता है। और इसका क्रिटिकल एंगल होता है IC = 24 कुछ दिया है 24 पॉइंट समथिंग, तो हाँ 24.4, दोनों सेम हो गए, इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, या 2.5 ले लेते हैं डायरेक्ट, इसके आसपास ही होता है, एग्जैक्ट यही नहीं होता, इसके आसपास होता है, 2.51 के आसपास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड्स का। तो डायमंड्स अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है। ठीक है, और उसका क्रिटिकल एंगल होता है कितना, 24.4 डिग्री। चलो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर एक छोटा सा हम बना लेते हैं समझने के लिए। तो चलो ये तो ऐसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, बेंजीन रिंग। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायमंड अगर बिल्कुल हमारे पास एकदम प्लेट जैसा डायमंड हो तो बिल्कुल भी चमकता नहीं है, उसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होगी जैसे रियल में डायमंड करता है। तो डायमंड की कटिंग होती है, उसको कट करते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, और उस क्रिस्टल की फेस को इस तरीके से कट करते हैं, इस तरीके से कट करते हैं, इसमें से जो लाइट बाहर जानी चाहे, इसमें से जो लाइट बाहर जानी चाहे उसका इंसिडेंट एंगल हमेशा इससे ग्रेटर हो, 24.5 से क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक, अब देखो लाइट इसमें सपोज कर लो डायमंड बिल्कुल कटेड फॉर्म में है, तो लाइट इसमें चारों तरफ अंदर तो आ गई। ठीक है, मान लो यहाँ से एक लाइट अंदर आ गई, ये देखो यहाँ पर आई, जब यहाँ पर अंदर इंटर की, अब यहाँ पर ये कहाँ से जाएगी, सॉलिड मीडियम टू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। बट यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किससे ज़्यादा है, 24.4 डिग्री। तो बाहर में जा करके वो क्या हो जाएगा, अंदर दूसरी साइड रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 24.4 से ज़्यादा, तो फिर जाकर यहाँ पर कोलाइड करेगा। ठीक है, ऐसे ही जाकर दूसरे फेस पर कोलाइड करेगा, दूसरे फेस पर कोलाइड करेगा। इस तरीके से ये क्या करता है, अंदर ही मूव करता है, अंदर ही क्या करेगा, मूव करेगा। इट मीन्स डायमंड्स के अंदर जो अच्छे से कटिंग की होती है जिनकी, उनके अंदर जो रे लाइट इंटर कर जाती है उसी में कैद हो जाती है। तो कैद हो जाती है तो चमकेंगी कैसे, निकलती कैसे हैं, जब ये रे लाइट इसके कॉर्नर पर पड़ती हैं, कहाँ, बिल्कुल देख रहे हैं ये सामने कॉर्नर पर, जब ये लाइट उसमें बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते एक टाइम ऐसा आता है कहाँ पर मिलेगी, कॉर्नर पर। जैसे ही कॉर्नर पर यहाँ पर मिलता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे कम ही रहता है, इसलिए यहाँ से लाइट कहाँ चली जाती है, बाहर। और काफ़ी देर बाद यहाँ पर हमको एक स्पार्क दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर स्पार्कलिंग दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे ही कॉर्नरों पर ही क्या होता है, स्पार्कलिंग होती है, जिसकी वजह से डायमंड स्पार्कलिंग करता है। तो अगर ये स्पार्कलिंग करता है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, और प्लस इसकी वेस्ट कटिंग होती है, अच्छे से इसके फेस को बनाया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया है। अब जितने भी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम एज ए डायमंड यूज कर सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर मिलता है।
ये है क्रिटिकल एंगल इसका इतना। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिराज। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको समझना है वो है एप्लीकेशन मिराज। जो भी इसको आप लोग पढ़ो, मिराज, ठीक है। ये क्या होता है? दरअसल एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? हम लोग गर्मियों में देखते हैं कि जैसे सड़क पे गाड़ी से या साइकिल से जा रहे हो, दूर कहीं सड़क पर आप देखोगे ऐसा लगेगा वहाँ पर पानी इकट्ठा है, और जैसे जैसे पास जाओगे वहाँ पानी गायब हो जाता है, ठीक है। ये होता है एक ऑप्टिकल इल्यूजन, और ऐसा देखने को वहाँ मिलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर डेजर्ट एरिया में। तो डेजर्ट में अक्सर ऐसा होता है कि चलो हम एक पहले ट्री बना लेते हैं। ये ट्री हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस। आप यहाँ पर कहीं पर हो, यहाँ पर कोई है, ठीक है, जो यहाँ से देख रहा है। क्लियर? अब क्या होगा कि ये रे लाइट, अब देखो बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगी तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हल्के होकर के ऊपर उठते हैं, तो नीचे की साइड यहाँ पर इनर्ट क्रिएट हो जाता है, तो ऊपर जो एयर होता है वो डेंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या होता है? यहाँ रेयर क्रिएट हो जाता है, और रेयर यहाँ पर डेंसर हो जाएगा, ठीक है। डेंसर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से जो रे लाइट्स आती हैं जो नीचे की तरफ जा रही होती हैं इस तरीके से, यहाँ वो क्या होती हैं, यहाँ से वो उनका हो जाता है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वही हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो जब इसको हम पीछे रिट्रेस करते हैं, इमेज और थोड़ा सा बड़ा बनाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। जब इसको नीचे करेंगे तो यही सी ट्री का हमको उल्टा इमेज दिखाई देता है, उल्टा इमेज दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और जब उल्टा इमेज दिखाई देगा तो हमें ये एजम्पशन होगा कि वहाँ पर पानी है, ठीक है। तो डेजर्ट रेगिस्तान में ऐसा होता है, दूर कहीं देखते हैं तो लगता है वहाँ पर पानी है, लेकिन होता नहीं है, जाने पर सब गायब। तो पानी जैसा लगता है। जैसे यहाँ पर हमने ट्री का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर कोई ट्री ना हो तब क्या दिखाई देगा? तो हमको केवल काफ़ी दूर वाटर जैसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बादलों का या किसी न किसी चीज़ का वो इमेज नीचे ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देगा, ऑप्टिकली इल्यूजन होगा। लेकिन जब किसी का परफेक्ट इमेज नहीं बनता है तो हमें ऐसा लगता है कि वाटर है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज किस में ही बनता है? वाटर में। जैसे ट्री अगर किसी तालाब के किनारे तो उसका इमेज आप नीचे देख सकते हो, बिल्कुल वैसा ही लगता है। ऐसा कभी कभी गर्मियों पे रोड पर भी होता है, जो रोड है रोड पर भी ऐसा लगेगा कहीं छोटा सा कुछ दूर में वाटर जैसा है, जब पास जाओगे तो सब गायब हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिरेज या मिराज, जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसको इरेज कर रहे हैं। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म होता है वो कांच का बना होता है, ग्लास का, फ्लिंट ग्लास होता है, ग्लास का बना होता है। तो अब ये राइट एंगल प्रिज्म अगर हम ले लें, राइट एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है, जिसका बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, राइट एंगल प्रिज्म। अब प्रिज्म का जो ग्लास होता है उसका क्रिटिकल एंगल होता है अबाउट 42 डिग्री। 42 डिग्री इसका होता है क्रिटिकल एंगल, जबकि डायमंड का इसके जस्ट हाफ से भी कम था, हाँ हाफ था, 21 हाफ होगा, मतलब उसका 24 था। तो सोचो डायमंड से बहुत ज़्यादा इसका होता है क्रिटिकल एंगल। इसी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर पाता बहुत अच्छे से, नहीं तो इसको भी हम लोग डायमंड जैसा यूज करते, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अब देखो हमने ये ले लिया, तो इसमें क्या होगा? अगर मान लो हम एक 90 डिग्री पर इसके परपेंडिकुलर रे लाइट पास करें तो यहाँ पर ये इसका डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा, इनसाइड जाएगा। बट यहाँ पर जब ये इंसिडेंट करेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल होगा 45, ये भी एंगल हो जाएगा 45। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45, विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो इसका क्या हो जाएगा? 45 पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ेगा तो बिल्कुल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर बेंडिंग कितनी हो गई? 90 डिग्री, 90 डिग्री का एक बेंडिंग हो गया। बट अगर हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पर एक और राइट एंगल प्रिज्म ले लें नीचे, ठीक है, एक और लेते हैं, तब क्या होगा? तब ऐसा होगा कि ये रे लाइट यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये बाहर आ जाएगा। अगर हम एक सिंगल प्रिज्म यूज करते हैं किसका? 45, 90, 45 का, मतलब राइट एंगल प्रिज्म यूज करेंगे, तो
रे लाइट कितना बेंड होती है 90 डिग्री, और अगर डबल यूज कर लेंगे कितना बेंड हो जाएगी 180 डिग्री। ये रे लाइट कहाँ जा रही है, इनसाइड, ये आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या फिनोमेना है, यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। क्लियर। अब इसका देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो बेस्ट यूज है, बेस्ट एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।